नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की भारी नाराजगी के बीच ताइवान पहुंची हैं। पेलोसी की यात्रा से नाराज चीन ने कहा है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा। चीनी सरकार और चीनी सेना अमेरिका को लगातार चेता रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि चीनी सेना के 21 विमान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस आए हैं। बताया भी जा रहा है कि इस दौरान चीन ने अपने घातक लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया है। यही नहीं, गुस्साए चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस हरकत पर एतराज जाहिर किया है। लेकिन चीन ने जोखिम के बीच नैन्सी पेलोसी अपने पूरे सुरक्षा घेरे में पहुंची है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेलोसी की सुरक्षा ऐसी है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। उधर ताइवान पहुंचने के बाद नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ताइवान यात्रा यहां के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। लोकतंत्र को हमारा समर्थन है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ताइवान के 23 मिलियन लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच एक विकल्प का सामना कर रही है। साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और ताइवान दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन गया है। हालांकि इस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन की तरह ताइवान को भी चीन से जंग में अकेला छोड़कर अमेरिका निकल जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भी अमेरिका की ओर से कई वादे किए गए थे, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में उसने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इतर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार है। बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। विनोद शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के भी जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की भारी नाराजगी के बीच ताइवान पहुंची हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? इस यात्रा को आप कैसे आंकते हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रस्साकशी चल रही है। चीन ताइवान को अपने कब्जे में रखना चाहता है, जबकि अमेरिका ने ये जता दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। और खास करके जिस तरीके से दक्षिणी सागर जो है, चीन का दक्षिणी सागर जो है, जिसके ऊपर कब्जे की कोशिश चीन काफी समय से कर रहा है और बहुत सारे देश भारत के सहित उसको वहां से उसकी दादागिरी खत्म करना चाहते हैं। उस लिहाज से ताइवान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो इस इलाके में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। तो अमेरिका कभी ऐसा नहीं चाहेगा, जापान भी नहीं चाहेगा, भारत भी नहीं चाहेगा और दक्षिणी कोरिया भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थितियां वहां पैदा हों, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से वो इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन की जो साम्राज्यवादी जो इच्छाएं हैं और जो कोशिशें हैं, उनको रोकने की कोशिश में और चीन को वहां से थोड़ा सा धमकाने की कोशिश में अमेरिका ने ये कदम उठाया है। और नैन्सी पेलोसी जो है वहां गई हैं और उन्होंने स्पष्ट जता दिया है कि चीन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे कि दुनिया के अन्य देशों के अधिकारों पे असर पड़े। ठीक है, उन्होंने ये जता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे समझना चाहेंगे विनोद जी, क्योंकि ताइवान पहुंची है नैन्सी, लेकिन नैन्सी ने ये कहा है कि जो हालात हैं वो जाहिर तौर पर बेहतर होंगे, लेकिन पूरे स्थिति में ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच चीन ने कहा है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा, ये जो यात्रा हो रही है। विनोद जी, चीन इस तरह की गीदड़ बत्ती सबको देता रहता है और उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसमें वो किसी को नहीं छोड़ता है। वो चाहे ताइवान को लेकर के उसकी पॉलिसी हो, चाइना सी में जो वो आइलैंड्स बनाने की उसकी गतिविधियां हों, या तिब्बत में उसने जो किया, या भारत में जो वो करता रहता है, चाहे वो अरुणाचल हो चाहे वो लद्दाख हो। तो ये चीन की गतिविधियां इस तरह की जारी रहती है, लेकिन चीन के खिलाफ बहुत सारे और लोगों को एकजुट होकर के खड़े रहने और खड़े रह रहे हैं लोग। जो क्वाड वाला मामला था उसमें भी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ खड़े थे।
उसको भी अगर अघोषित रूप से देखा जाए तो चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और चीन की जो दादागिरी है साउथ चाइना सी पर, उसको कंटेन करने के लिए ही किया गया था। और देखिए, अगर अमेरिका चाइनीज दबाव में आ जाता और अमेरिकी राजनयिक की विजिट ताइवान नहीं होती, वो रुक जाते, तो ये चाइना के सामने सरेंडर करने की बात है, जो चाइना चाहता है। और वो इसी तरह की गतिविधियां, उसका ब्रांड इक्विटी है, मतलब इस तरह की गतिविधियां ही कर करके वो जगहों पर कब्जा करता है, लोग लैंड एक्वायर करता है, फाइनेंशियली लोगों को कमजोर करता है। और तो और वो आप अगर वो कीजिएगा तो साउथ चाइना के बहुत सारे इलाके जहां वो मतलब कहा जाता है, गांव में बोला जाता है कि लोग तालाबों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह के जो अनक्लेम्ड लैंड पर कब्जा करते हैं। चाइना के साथ वही है। चाइना तो साउथ चाइना पर गार्बेज डंप करके उसको पाटने जैसा होता है, इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है और ये मुझे लगता है न केवल भारत और साउथ एशिया के बहुत सारे देशों के हित में, जिसमें वियतनाम और बाकी मलेशिया और बहुत सारे देश शामिल हैं, बल्कि ये ग्लोबली भी चाइना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। अगर वो इसको नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बाकी चाइना गीदड़ भपकी देता रहेगा, ना तो वो लड़ाई की उसकी हैसियत है, ना लड़ाई के लिए वो कभी तैयार रहते हैं। लड़ाई करेंगे तो वो पिटते हैं, जैसा गलवान में आपने देखा था कि वो एक के बदले 5 सैनिक होने वाले लोग हैं। वो वॉर कर नहीं सकते हैं, वॉर उनका फोर्टे नहीं है। ठीक है, आपसे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि अमिताभ जी, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ताइवान पहुंचने के बाद कि ताइवान यात्रा यहाँ के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। ये क्या संदेश देने की कोशिश नैन्सी की तरफ से की गई है सर? नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट है ना। देखिए, जब से वामपंथी शक्तियां दुनिया में काबिज हुई, शुरू हुई, आई और काबिज हुई, तो वामपंथ और लोकतंत्र या समाजवाद के बीच में एक तरह की लड़ाई तो चलती आ रही है। तो मतलब बहुत बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई चली है, जो शीत युद्ध का जो बड़ा काल रहा है, जिसमें उस वक्त रशा जो महत्वपूर्ण हुआ करता था, रशा और अमेरिका के बीच चलता था। तो ये लोकतंत्र और वामपंथ के बीच में लड़ाई तो है ही, क्योंकि वामपंथ एक तरीके से माना जाता है कि तानाशाही शासन है, जिसका लोकतंत्र विरोध करता है और वैसे शासन को पसंद नहीं किया जा सकता। अगर आप चीन के आंतरिक स्थितियों को देखें तो लोगों को खाना कपड़ा दे देना जो होता है, इसका मतलब आदमी जानवर तो नहीं है ना कि उसको खाना कपड़ा दे दिया बस वो खुश रहेगा, फिर उसको बांध के रखिए और गुलामों की तरह उससे काम कराया जाए। आज चीन के नागरिकों की यही स्थिति है। वहाँ अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, कुछ पसंद आए ना पसंद आए, सरकार जैसे चाहे करती रहती है और तानाशाही का वहाँ शासन चलता है। तो इसका और देशों में प्रसार न हो, इसकी कोशिश लोकतांत्रिक शक्तियां लगातार करती आ रही हैं और काफी सफल भी रही हैं। कहीं इससे साफ भी हो गया है, जो नैन्सी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है कि निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और ताइवान दोनों के बीच की झगड़े की वजह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखिएगा तो चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं अभी भी। चीन अभी भी जो है अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उसकी सारी इकोनॉमी। और केवल अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ सारे नेटो देश जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं, वो सारे के सारे जो है अमेरिका के साथ होंगे चीन के खिलाफ, ये हम सभी जानते हैं। और इसका जो आर्थिक जो भी इंटरेस्ट है चीन का, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो चीन तो इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो निर्यात जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में होता है और अमेरिका के सहयोग से ही वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई। आज वो दुनिया का एक पावर बना, एक आर्थिक शक्ति बना, वो अमेरिका के सहयोग से। तो चीन कितना भी धमकी दे ले, लेकिन अमेरिका ने अगर अपना सपोर्ट उससे हटा लिया तो वो मुझे लगता है कि 2-4 सालों में बहुत बुरी अवस्था में पहुंच सकता है। ठीक है विनोद जी,
जी विनोद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी जिस बात का जिक्र अभी अमिताभ जी कर रहे थे, तो अगर ये चीन ये कहता है कि जी अब इस दौरे के बाद अमेरिका जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, तो इस परिणाम भुगतने की धमकी को क्या गीदड़ भभकी के तौर पर देखा जा सकता है क्या? क्योंकि जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं कि काफी हद तक आर्थिक तौर पर तो डिपेंडेंट है अमेरिका पर चीन, और ऐसे में फिर भी धमकी देना, इसे कैसे देखे? गीदड़ भभकी दे रहा है क्या? मैंने अपने पहले ही उसमें कहा कि गीदड़ भभकी है। अमिताभ जी ने जहाँ बात रोकी मैं वहीं से आगे ले जाता हूँ। देखिए, चाइना को बोला जाता है कि वो प्रोडक्शन हब हो गया है, वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब। वहाँ कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, सारी मेजर कंपनीज का प्रोडक्शन सेंटर वहाँ पर है। उसको खरीदेगा कौन अगर चाइना इस तरह की बात करेगा? बिगेस्ट कंज्यूमर अमेरिका भी है, इंडिया भी है, और भी बहुत सारे देश है। एक बात। दूसरी बात, आप ये भी ध्यान रखिए कि चाइनीज इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब उनके बारे में बहुत सारी सूचनाएं नहीं आती हैं, और उनके बैंक्स में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने सारे प्रोजेक्ट हुए और उन प्रोजेक्ट्स का कोई खरीदार नहीं है, तो उनके बैंक्स की हालत बहुत खराब है। मतलब उन पर जो इंडिया में बहुत जाता है कि यहाँ डेट एनपीए बहुत सारा हो गया है, वहां पर एनपीए की स्थिति और ज्यादा खराब है, क्योंकि दबाव में लोन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट का, विशेष रूप से हाउसिंग का, कोई खरीदार नहीं है। लोग, अगर आप जो लोग चाइना होकर आए हैं उनसे बात कीजिए कि हाईवेज के किनारे किनारे टाउनशिप को ढक के रखा जाता है कि लोगों की नजर ना पड़े, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या उनकी पॉलिटिकल जो उनका कैरेक्टर है वो ऐसा ही है। तो मैंने जैसा कहा कि एक ये कि इकोनॉमिकली वो वार लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि उनकी इकोनॉमी जैसा बाहर दिखती है वैसी है नहीं, अंदर से वो बहुत हॉलो है, खोखली है। दूसरी, वॉर का उनको अनुभव नहीं है। वो भारत के साथ 62 में लड़े थे, उसके बाद जब भी लड़े हैं तब वो हारे हैं। तीसरा, उनके पास इक्विपमेंट्स जो हैं वो ज्यादातर अपने बनाए हुए हैं, और उनकी क्वालिटी कितनी है, कितनी अच्छी है, खराब है, कभी टेस्ट नहीं हुए, चाहे उनके फाइटर प्लेन हो, चाहे वो। तो वो अगर एक अमेरिकी सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं जो पूरे विश्व को हथियार सप्लाई करता है, और वो हथियार सप्लाई करता है जो उसके यहाँ आउटडेटेड हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद ही लगेगा कि कोई इस तरह का देश अमेरिका को चैलेंज करे कि वो हर चीज के लिए तैयार है। दूसरा, एक और चीज, जी मैं छोटी सी बात कह, आप ताइवान को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ताइवान भी बहुत सारी चीजों में मजबूत हुआ है, टेक्नोलॉजिकली वो लोग बहुत साउंड है। मतलब मुझे लगता है कुछ मामले में वो वर्ल्ड के लीडर हैं। तो आप ये बात कहना ही अपने आप में हास्यास्पद है कि वो अमेरिका को देख लेगा। एक्चुअली ये फॉल्ट लाइन्स है, ताइवान, तिब्बत और उइगर, इस तरह की फॉल्ट लाइन्स है, और ये फॉल्ट लाइन्स बहुत चौड़ी हो रही है, होती जा रही है दिन पर दिन। तो ये चाइना के लिए ज्यादा चिंता का विषय है और देशों की तुलना में। जी कह रहे कि देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो वैसे भी ताइवान किसी से पीछे नहीं है, काफी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में सवाल सर ये भी उठता है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना कितना सही है? अगर ये कहा जाता है कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, तो उस पर अमेरिका पर कितना भरोसा ताइवान कर सकता है, या फिर करना चाहिए? अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन की तरह ताइवान को भी चीन से जंग के बीच अकेला तो नहीं छोड़ के जाएगा अमेरिका? अमिताभ जी। निश्चित रूप से यूक्रेन का जो अनुभव रहा है उससे सारी दुनिया में अमेरिका की खिल्ली उड़ी है, और ऐसा माना गया कि अमेरिका ने उसे सहयोग नहीं दिया है। इससे ठीक पहले अफगानिस्तान से भी अमेरिका भागा था, तो बिडेन के शासनकाल में ये बहुत बड़ा धब्बा अमेरिका पे लगा है। लेकिन आप देखिए कि यूक्रेन को इन्होंने पीछे से बैक सपोर्ट बहुत किया है, और ऐसे ऐसे हथियार उनको सप्लाई किए हैं कि रूस जो कि समझ रहा था कि 4 दिन में हम खत्म कर देंगे, आज 6 महीने होने को आ गए, और अभी तक युद्ध जो खत्म नहीं कर पा रहा है, और युद्ध जारी है, और लगातार सपोर्ट दे रहे हैं पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों से। उसी तरीके से ताइवान को अमेरिका ने काफी हथियार दिए हैं, और आधुनिक हथियार दिए हैं, F-16 जैसा
विमान भी उन्होंने उसे दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ताइवान बहुत जल्दी हथियार डाल देगा। ताइवान के पास और कोई उपाय भी नहीं है। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसे अमेरिका की सहायता चाहिए, और अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ तक कि भारत भी अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा। भारत को भी चाहिए कि ताइवान को समर्थन दे, क्योंकि ताइवान जो है, यह बात सही है कि टेक्निकली चाइना में ही बहुत सारे ऐसे उद्योग लगे हैं जिनके तकनीकी पेटेंट जो है वो ताइवान के साथ है। ताइवान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना में उद्यम लगा के बैठे हुए हैं, जिनको की आकर्षित करने की कोशिश भारत भी कर रहा है कि वो यहाँ आकर के अपने उद्यम लगाएं। तो उस दृष्टि से देखें तो चीन भी ताइवान से सीधा पंगा नहीं ले सकता है, कोशिश कर रहा है। वो मानता है कि वो उसका प्रदेश है और उसकी दादागिरी हम सब जानते हैं। जो उसके प्रदेश नहीं भी हैं, जैसे तिब्बत जो है, उसने पूरा का पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। तो उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा का ही एक जो है अवशेष यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, और ताइवान को वो काबिज होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है, केवल अमेरिका के कारण। अमेरिका इसलिए भी वहाँ पे एकदम से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि फिर दक्षिणी चीन सागर में जो बाकी देश हैं उनके प्रभुत्व का जो है हनन होने लगेगा। चीन जो है कोशिश करेगा कि फिर वो उस पर अपनी दादागिरी चलाए। तो केवल ताइवान यहाँ कारण नहीं है। ताइवान तो एक मुद्दा मिला हुआ है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसके जरिए चीन को रोक के रखा गया है कि वो पूरे दक्षिणी चीन सागर में दादागिरी न जमा सके। तो उसकी कोशिश है। तो केवल अमेरिका नहीं है उसके पीछे, यहाँ ये क्वाड जो बना हुआ है उसी के लिए बना हुआ है इनफैक्ट। तो ताइवान को पता है कि ये सारे देश भी उसके समर्थन में हैं। जी। इसके अलावा अन्य देश वहाँ पे जो हैं, वियतनाम वगैरह जो हैं, वो सारे उससे परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि चीन यहाँ पे काबिज हो, क्योंकि फिर वो उन सबके जो संप्रभुता पे असर पड़ने लगेगा, उनके व्यापार पे असर पड़ने लगेगा। हो सकता है कि कल को चीन फिर आगे दूसरे देशों पर भी कब्जा करने की कोशिश करे। तो इस लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया का, बहुत सारे देश हैं जो ताइवान के बहाने चीन को रोक के रखे हुए हैं। इसलिए ताइवान को हिम्मत मिल रही है, और अमेरिका मुझे भी नहीं लगता कि एकदम से पीछे हटेगा। वाकई आपने कहा, सही कहा इस बात को लेकर। लेकिन मैं विनोद जी आपसे ही इस बात को आगे बढ़वाना चाहूंगी। दरअसल ताइवान का अगर जिक्र हो रहा है, अमेरिका खुल के सामने आ रहा है, तो क्या जिस बात का जिक्र अभी अमिताभ जी कर रहे थे कि भारत को भी खुलकर सामने आना चाहिए, बाकी देशों को भी एकदम खुलकर सामने आना चाहिए ताइवान के समर्थन में, और न सिर्फ ताइवान बल्कि अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम रोल फिलहाल अदा कर रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्थिक तौर पर कितना अहमियत रखता है ताइवान? देखिए, भारत को खुलकर सामने आना चाहिए, ये हम सोच सकते हैं। मतलब ये हमारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है। हम ऐसा चाहते हैं कि हो चाइना को जवाब देने के लिए। लेकिन हम यूक्रेन पर भी इसी तरह सोच रहे थे। लेकिन भारत ने यूक्रेन को लेकर के भी अपनी एक बैलेंस स्ट्रैटेजी बनाई, और ताइवान को लेकर के भी एक स्ट्रैटेजी है भारत की। जब ताइवान के मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ताइवान के एक नेता की भारत यात्रा हुई थी, और उस समय भी चाइना ने भारत को धमकाने की कोशिश की थी कि ये उचित नहीं है। लेकिन भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के बहुत क्लियर है। कम से कम जो अभी का रिजीम है, जिसमें एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के बहुत क्लियर हैं। और चूंकि वो विदेश सचिव भी रह चुके हैं, इसलिए उनको इन सब चीजों का, और विशेष रूप से चाइना पर तो उनको महारत हासिल है, इसलिए कि चाइना वो लंबे समय तक रहे हैं और चाइनीज पॉलिसीज को अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन इसको एक चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि भारत कई बार बहुत कंफ्रंटेशनिस्ट नहीं होता है, सीधे लड़ाई के उसमें नहीं होता है, या सीधे नजर नहीं आता है। लेकिन जो उसकी डिप्लोमेसी है वो बहुत प्रभावी होती है। जैसे अभी ताइवान को लेकर के और तिब्बत को लेकर के भारत जिस तरह से बहुत बेहतर ढंग से वो कर रहा है, और चाइना के खिलाफ एक बड़ा क्वाड के नाम पर संगठन बना करके जो ये साउथ चाइना सी में चाइना अपना एक्सपेंशन करने की वो कर रहा है, उसको रोक रहा है, और ये चाइना को बहुत बुरा लगता है। अब इसमें अहम मसला ये है कि साउथ चाइना सी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऐसे एक्सक्लूसिव चीजें हैं
सिर्फ साउथ चाइना सी में मिलती है, और वो एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए चाइना उस पर काबिज होना चाहता है। हालांकि उसकी खुदाई में, उसके एक्सकेवेशन में भारत उसको बहुत मदद कर सकता है, इसलिए कि डीप सी एक्सकेवेशन में भारत लीड करता है। इंडिया इज लीड करता है। भारत में इससे कई मामलों में मदद लेता है, लेकिन जो असली मसला है कि ताइवान को जिस तरह से वो इनसर्किल करके ताइवान को जिस तरह से वो दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरा अपना मानना है कि वो यूक्रेन जैसी स्थिति नहीं हो पाएगी, इसलिए कि ना तो ताइवान यूक्रेन जितना कमजोर है और ना उसमें नाटो का और इस तरह का कंफ्यूजन है। यहाँ पर सीधे स्थितियां आएगी और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दबाव होगा, और इसमें जैसे ही ताइवान का मामला आएगा वैसे ही जापान इन्वॉल्व हो जाएगा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व होगा, इंडिया इन्वॉल्व हो गई, अमेरिका ने ऑलरेडी अपना एग्रेशन दिखा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चाइना की गीदड़ भक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, वो फिर अपना कोर्स करेक्शन करेगा। एक्चुअली चाइना का जो तरीका है, उसका तरीका ये है कि वो कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो आपके जमीन पर 2 कदम आगे बढ़ेगा और उसके बाद निगोशिएट टेबल पर करेगा और 1 कदम पीछे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो 1 कदम का गेन हमेशा करना चाहता है। चाइना की इस स्ट्रेटजी को सबको समझना पड़ेगा, इस स्ट्रेटजी पर नहीं उतरना पड़ेगा। जैसा भारत ने अभी जो टॉक्स चल रही है भारत की, वो इसीलिए इतने लंबे समय तक खींच रही है कि भारत को लगातार इस बात पर जिद कर रहा है कि आप जहां थे वहां वापस जाइए। आपकी जो धूर्तता होती थी और लोगों को समझ में नहीं आती थी, उसको हम उसको कॉल आउट कर रहे हैं, उसको हम लोगों को दिखा रहे हैं। वैसा ही ताइवान में होगा, हो रहा है, और अमेरिकन वैसा कर रहे हैं। लेकिन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो ये मामला पूरे ग्लोबल पर आएगा। और दूसरा ये कि जो चाइना करता है उसके लिए आप सोचिए ना, वियतनाम जैसे बहुत सारे देश हैं जो चाहते हैं। चाइना क्या करता है क्या नहीं करता, ये तो वक्त वक्त पर हम देखते रहते हैं, उसकी विस्तारवादी नीति को भी समझते रहते हैं और जाहिर तौर पे उसकी स्ट्रेटजी जो है उसको भी समझने की यहाँ जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर विनोद शुक्ला जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लेकिन वहीं ये कहा जा सकता है कि जो स्पीकर है अमेरिकी संसद की नैन्सी पेलोसी, वो चीन की भारी नाराजगी के बीच ताइवान पहुंची है। किस तरह का असर इस दौरे के बाद देखने के लिए मिलता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।